अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। सीएसएस की ये मेंटरशिप की हम कंप्लीट आपको सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी सीएसएस के हवाले से। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने पूछने होंगे, वो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट्स में। लेकिन हम कुछ ऐसे सवाल जो एस्पिरेंट्स जानते हुए भी या सम टाइम वो सही उसको एनालाइज नहीं कर सकता कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन किसी भी एस्पिरेंट के माइंड में आता है वो है डू आई हैव द एबिलिटी टू डू सी एस एस, क्या मैं सी एस एस कर सकता हूँ। इसका सवाल का जवाब जो टॉपर होता है उसके माइंड में भी होता है, क्योंकि जब तक उसने एग्ज़ाम नहीं दिए होते तो उसके माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं होती और उसको नहीं पता होता कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। जितना भी उसने एक्सटेंसिव स्टडी कर लिया हो, चीज़ों पे ग्रिप भी हो, तो इसके बावजूद भी अननोन चीज़ों का जो फियर होता है उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो आज हमने 10 स्टेप्स इन्हीं पे बात करनी है जिसमें आप अपने इन सवालों का जवाब पा सकते हैं कि आप सी एस एस कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इन 10 पहले स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं या इनको आप अपने लिए रूल बना लेते हैं, तो आपके लिए सी एस एस करना आसान हो जाता है। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो है अंडरस्टैंड द सी एस एस एग्ज़ाम। सी एस एस का एग्ज़ाम कैसे होता है? डेफिनेटली ये 1200 मार्क्स का होता है जिसमें 600 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 600 के आपने ऑप्शनल चूज़ करने होते हैं। लेकिन आपको उनकी आउटलाइन का भी पता होना चाहिए, उनके कंटेंट्स किस तरीके से डिज़ाइन किए गए और उस टॉपिक सब्जेक्ट के कंटेंट्स किस डेप्थ तक आपने कहाँ से तैयार करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं सी एस एस स्टार्ट करते हैं तो उनके अंदर काबिलियत हर एक के अंदर होती है, नो डाउट। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि किसी में काबिलियत नहीं हो। इसकी वजह ये है कि जिसने सिंपल बैचलर किया हो तो वो ज़्यादा एंथुसियास्टिक होता है, वो ज़्यादा जज्बा लेके चलता है कि मैंने ऐसे लोगों से कम्पीट करना है जो मास्टर किया हुआ है, जिन्होंने एम फिल किया हुआ है। तो उसका जो टाइम कंज्यूम करना स्टडी के लिए वो ज़्यादा होता है दूसरों की नस्बतन, क्योंकि वो ऑलरेडी फील कर रहा होता है कि मेरे अंदर स्पेस है जो मैंने दूसरों से कम्पीट करना है। सो सी एस एस को लेके चलने के लिए जो काबिलियत की बात है हर एक में होती है, लेकिन मसला क्या होता है कि चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती, डायरेक्शन की लैक होती है उसमें। जो चीज़ें होती हैं वो अनक्लियर होती हैं, सही प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती, उससे वो इंसान वहीं पे रुक जाता है, प्रॉपरली अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करता, सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। ये 3-4 जो बातें मैंने की हैं ये डेफिनेटली अगर आपको भी फेस कर रहे हैं तो आपको ये आने वाली जो चीज़ें हैं अच्छे तरीके से हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लें। जो कंपलसरी में तो चॉइस नहीं है, लेकिन ऑप्शनल को बड़े वाइजली चूज़ करें। फर्स्ट टाइम सी एस एस नहीं भी कर पाते तो उनको दोबारा चेंज ना करें। कोशिश करें कि जिन पे आपकी ग्रिप हो उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। कोई नया एरिया का सब्जेक्ट ना लें जिसमें आपकी ग्रिप ना हो और या जो बाद में आपको चेंज करना पड़े। आपको सी एस एस के एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से, किस डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना अटैम्प्ट करना होता है, टाइम कितना होता है, एक दिन में कितने पेपर अटैम्प्ट करने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के बारे में ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। इससे अगला जो फेज़ आता है वो है आपको अपनी एलिजिबिलिटी, कि आप एक अटैम्प्ट के लिए एलिजिबल हैं, 2 के लिए या तीनों के लिए एलिजिबल हैं, और साथ में आपकी एज के साथ साथ आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ पे लाई करती है। ये सारी रिक्वायरमेंट जो हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए। जो बाकी साइकोलॉजिकल या बाकी जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं वो भी उन एलिजिबिलिटी पे आप पूरा उतरते हों। ये एलिजिबिलिटी का भी ओवरऑल क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, और हमारे चैनल पे इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ भी आपको ऑलरेडी जो हमने डिस्कस की हुई हैं वो मिल जाएंगी। इसके बाद आ जाता है तीसरा जो स्टेप है वो है सिलेबस को कवर करना। तो सिलेबस को कवर करना आप ये समझें कि आपकी जो सिलेबस की ईच एंड एवरी लाइन है उसका एक टॉपिक है, उसका चैप्टर है, उसके कोई ना कोई डिटेल में सारी चीज़ें वो क्या चाहता है, उसकी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उस पर ग्रिप करना आपका काम है। जब आप इस तरीके से चीज़ों को लेके जाते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि सिलेबस को रीड कर लिया और फिर एक बुक ले ली उसको पढ़ना शुरू कर दिया। सिलेबस का मतलब है कि जो एफ पी एस सी ने सी एस एस के लिए सिलेबस
जो आउटलाइन दी हैं उसको एक नज़र से आपने देख लिया, उसके बाद कोई भी रैंडमली आपने बुक ले ली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरीके से CSS आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सिलेबस को फोकस करना होगा। जिस तरीके से हार्वर्ड एकेडमी जो है वो सिलेबस की ईच एंड एवरी लाइन के ऊपर लेक्चर देते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो आपको रिक्वायर्ड होती है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो इसी तरह से ये आपको सिलेबस की कवरेज जब तक प्रॉपर नहीं होती उस तक आप जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते, या आप ये समझ लें कि आप सही डायरेक्शन में चल नहीं रहे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल आप जो गूगल करते हैं तो आपको हंड्रेड्स में बुक्स मिल जाती हैं, नोट्स मिल जाते हैं, आपको हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन मामला क्या होता है कि जब आपके पास एक एक सब्जेक्ट के 20-20, 30-30 सॉफ्ट कापी में बुक्स पड़ी होंगी, लेक्चर्स की भरमार होगी, नोट्स की भरमार होगी, पास पेपर हैं, फलां है फलां बंदे की गाइडलाइन, इतनी चीज़ें होंगी, तो आप सारी उन्हीं चीज़ों को काउंट करते देखते आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आप तो फोकस ही नहीं रह पाएंगे। सो वाइजली चूज़ करें एक बुक, या फिर जो सिलेबस की आउटलाइन है वो आपके लिए बेस्ट है हर टॉपिक पे, जो कि आपको वर्किंग करनी चाहिए एक एस्पिरेंट को। लेकिन हार्वर्ड अकेडमी उसके लिए खुद वर्किंग करके आप लोगों के लिए वो नोट्स बेस्ड लेक्चर्स प्रिपेयर करके आपको उसके ऊपर देते हैं। तो उससे क्या है कि आपको स्टडी मटेरियल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। उसको शॉर्टली टाइम दें, एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिफ़ाइन करें, बुक डिफ़ाइन करें, और उसके बाद उसी को फोकस करें, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और सिलेबस की आउटलाइन को कभी भी ना भूलें। इसके बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। मतलब कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, कोई फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं, कोई वर्कर्स होते हैं, व्हाट्सएवर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या किसी तरह से भी कोई इंसान बिजी होता है। लेकिन आपको एक अपना टाइम मैनेज करना होगा। पर डे के लिहाज से आपको 3 to 4 आवर जितना आपके लिए कन्वीनियंट है, ताकि आपकी बाकी रूटीन की लाइफ है वो भी डिस्टर्ब ना हो, नींद भी डिस्टर्ब ना हो, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी साथ में चलनी चाहिए। सो प्रॉपरली टाइम को मैनेज करें, जिससे आप प्रॉपरली उसको टाइम दें। कोई एक आधे दिन छुट्टी या आधा टाइम मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, टाइम को आगे थोड़ा सा शिफ्ट करके उस दिन भी कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग होनी चाहिए, या फिर आपके पास कुछ स्टफ़ ऐसा होना चाहिए जो रैंडमली जब आप अपनी स्टडी प्लेस पे अवेलेबल नहीं हैं, कहीं पे भी इधर उधर हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने टाइम को विदाउट वेस्टिंग। किसी जगह पे किसी का वेट करना पड़ जाता है, तो टाइम को वेस्ट करने के बजाय अपनी चीज़ों को आप गो थ्रू कर सकते हैं, टाइम को लेके जा सकते हैं। ये तो हो सकता है 4 आवर के बजाय आप 2 आवर पे आ जाएं, लेकिन ये कोशिश करें कि आपका दिन मिस ना हो। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए, हर बुक के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स। जो आपके पास पेपर हैं उनको भी ओवरव्यू करें, लेकिन उस वक्त जब आप पहले सिलेबस की आउटलाइन पे ग्रिप कर चुके हों। फिर आप पेपर को देखें, जो पास्ट पेपर हैं किस तरह से आए थे, कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जो आपको लेक्चर दिए गए हैं या फिर जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें प्रॉपरली वो कवर नहीं किया गया। तो ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट कर लें, हाईलाइट करके उनके अलग से नोट्स बना लें। वो मुख्तलिफ आपके सोर्सेज हो सकते हैं, वो आप गूगल कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ दूसरी किसी की बुक को देख सकते हैं, ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, किसी तरह से भी आपको वो टॉपिक तैयार करने, कोई भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक भी आपको मिस नहीं करना। तो ये हो जाती है एक पास्ट पेपर को देखने से पहले अपनी स्ट्रेंथ इस तरह से हो कि पास्ट पेपर को अंडरस्टैंड कर सकें। ये नहीं है कि सिर्फ पास्ट पेपर को रीड करना है कि किस तरह से पेपर बना हुआ, बल्कि आपने वो इस तरीके से देखना है कि पास्ट पेपर में जो कोई क्वेश्चन दिया गया है उसको प्रॉपरली अगर आपको अटैम्प्ट करना पड़े तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो 3 to 4 पेजेस पे अटैम्प्ट करने वाली बात है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। कोई ऐसा क्वेश्चन या टॉपिक तो नहीं है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सो ये चीज़ों को आपने क्लियर करना होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सीक गाइडेंस। कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आती, आप अपने मेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने टीचर से उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट आप जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं। किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसकी गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा जो CSS के लिए एस्पिरेंट अपना माइंड बना लेता है, उसको करंट अफेयर्स के साथ टच होना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स के बगैर आप ये समझें कि आप आधी दुनिया से या CSS के 60% सिलेबस से जो है वो कट ऑफ हैं। जब तक आप करंट इश्यूज़ को पहले वाले इश्यूज़ के साथ जोड़ के चीज़ों को करंट सिचुएशन के मुताबिक एनालाइज करके कंक्लूड नहीं कर सकते, तो आपका CSS पेपर का जो है वो लिखना ही आपका ऐसे है जैसे हवा में तीर चलाना। सो करंट इश्यूज़ का लिंक कैसे आपने क्रिएट करना है हिस्ट्री के साथ,
और इन इश्यूज़ की वजह क्या है, उसमें स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, कंक्लूजन क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे मुमकिन है, सिर्फ़ और सिर्फ कि आप करंट अफेयर्स के मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, ऑप्शन हैं, सोर्सेज हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहें। लेकिन ये कोशिश करें कि जो आप फोरम यूज़ कर रहे हैं वो बायस ना हो, कोई पॉलिटिकल उसके अंदर मोटिव्स ना हो जो बंदा बात कर रहा हो, बल्कि एक रेशनल बात, रेशनल सोर्सेज को आपने तलाश करके अपने आप को तैयार करना हो, क्योंकि आप सियासत में हिस्सा नहीं लेने जा रहे बल्कि आप एक एग्ज़ाम को पास करने जा रहे हैं। इसके बाद 9th स्टेप जो हमारा आता है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। जब आपका पास पेपर भी देख लेते हैं, आपकी सारे टॉपिक्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और राइटिंग की प्रैक्टिस आपने करनी होती है, राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह जब हो जाती है तो आपने किसी न किसी जगह पे टेस्ट दे के अपनी रिवीजन को भी स्ट्रेंथन करना होता है, अपनी हैंड राइटिंग को भी स्ट्रेंथन करना होता है, अपने कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करना होता है, और आपकी राइटिंग के अंदर जो कोहेरेंस है, इंटीग्रेशन है, वो एक नज़र आनी चाहिए, वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट होनी चाहिए जो पढ़ने वाले को इंटरेस्ट पैदा करे। सो ये कैसे मुमकिन है, आप किसी न किसी जगह मॉक टेस्ट वगैरह भी दें। इसके बाद जो लास्टली हमारा स्टेप आता है कि मेंटल एंड फिज़िकल प्रिपरेशन। आप मेंटली तौर पे ये ना कभी फील करें कि आप किसी से कमतर हैं, और फिज़िकली आप ये ना हो कि आप 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ते जा रहे हैं और आपके पास कोई और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है जिससे आप अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है वो एनर्जीज़ आपकी लूज़ होना शुरू हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या है, आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी कोई करनी चाहिए। आपको वॉक करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, आपको हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट ये अपनी प्रॉपर रूटीन के साथ मेंटेन करनी चाहिए, ताकि आप हर लिहाज से एक एनर्जेटिक होकर जब स्टडी करें तो चीज़ें आपको मेमोराइज हों, याद हों। जब आप कमज़ोर हो जाएंगे या अपना टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे पानी नहीं पीते, उससे क्या है कि आपकी मेमोरी पे बैड इफेक्ट आता है, चीज़ों को याद रखने में दुश्वारी होती है, चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। सो ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्टडी की एक्टिविटीज़ में भी एक बैलेंस क्रिएट करें, सोशल रहें, लोगों से मिलें, उनसे भी कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करें। और फाइनली जो डिस्कशन वाली बात है, एक दूसरे से चीज़ों को डिस्कस करके कोई अनकंसर्न भी है तो किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है कि चीज़ों को आप कैसे लाइन अप करते हैं, कैसे लिंक करते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो एक ज़ीरो से जो तैयारी करने वाला एस्पिरेंट है, अगर इनको भी फॉलो करे तो आसानी से CSS कर सकता है। सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। हार्वर्ड अकेडमी कॉस्ट इफ़ेक्टिव और कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ कंप्लीट कंपलसरी सब्जेक्ट्स का कोर्स ऑफर कर रही है। आप हमारी इस कोर्स को ऑनलाइन हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।